अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट देखें, एमसीक्यू नंबर 18 है अब हमारे पास। वेक्टर्स ए बी सी हैव मैग्नीट्यूड्स गिवन सच दैट, अगेन वही बात कि ए और बी वेक्टर्स ऐड होते हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर बनता है वो है वेक्टर सी। आपने क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जबकि ए और बी हमें पता है ओरिजिनल वेक्टर्स हैं। ए और बी ओरिजिनल वेक्टर्स हैं, इन दोनों ओरिजिनल वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या बनेगा वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब ये पर्टिकुलरली ऐसा क्वेश्चन है कि लॉ ऑफ कोसाइन के बगैर भी हो जाता है, लेकिन मैं आपको लॉ ऑफ कोसाइन से पहले करके दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं इसका डायरेक्ट मेथड भी आपको बताऊंगा। उस डायरेक्ट मेथड में आपको कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट इसको आप देखेंगे और विद इन 5 सेकेंड्स आंसर आपके पास होगा। लेकिन मैं आपको पहले लॉ ऑफ कोसाइन से इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। देखें, वेक्टर ए और बी ऐड हो रहे हैं, तो हेड टू टेल रूल में अप्लाई करता हूँ। ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर ए, ये मैंने ड्रॉ किया वेक्टर बी, और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है तो फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये नया वेक्टर ड्रॉ कर दिया, और ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर सी है क्योंकि हमें बता दिया गया है। ठीक है, हमें कहा जा रहा है कि आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान एंगल फाइंड करना है। वंस अगेन फिर वही पुरानी बात मैं आपसे कहूंगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के दरमियान बजाहिर ये जो एंगल बन रहा है, असल में ये एंगल हमने फाइंड नहीं करना, क्योंकि ये एंगल जो है एक वेक्टर के हेड और दूसरे की टेल के दरमियान है। हमें एंगल जो चाहिए होता है वेक्टर्स के दरमियान, वो दोनों की टेल्स के दरमियान या दोनों के हेड्स के दरमियान चाहिए होता है। तो लिहाजा मैं क्या करूंगा, वेक्टर ए को आगे शिफ्ट कर दूंगा। तो वेक्टर ए को मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। वेक्टर ए को आगे क्यों शिफ्ट किया, ताकि वेक्टर ए की टेल वेक्टर बी की टेल के साथ कनेक्ट हो जाए और ये वो एंगल बन जाए जो हमने फाइंड करना है, जिसको मैं थीटा का नाम दे चुका हूं। तो ये थीटा एंगल हमने फाइंड करना है। लेकिन लॉ ऑफ कोसाइन जाहिर सी बात है ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के लिए होता है, और थीटा इंटीरियर एंगल तो नहीं है। थीटा के करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल जो रेड वाला ही है, जो कि है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा को मैं यूज करके जो है अपना रिक्वायर्ड एंगल थीटा फाइंड कर लूंगा। अच्छा देखें, अब इस पे लॉ ऑफ कोसाइंस अप्लाई करें। तो लॉ ऑफ कोसाइंस जब मैं इस पे अप्लाई करूंगा तो एंगल पाई माइनस थीटा है, ये मैंने यूज करना है, तो ये मैंने लिखा कोस ऑफ पाई माइनस थीटा, लिख दिया। लेकिन कोस पाई माइनस थीटा किस किस के दरमियान बन रहे हैं, ए और बी के दरमियान, तो ये लिखा 2ab। लॉ ऑफ कोसाइंस कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 2ab, 2ab लिख दिया। अब लगाना है यहाँ पे माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने के बाद अब पीछे कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर, जबकि दूसरी साइड पे क्या रहेगा, जाहिर है सिर्फ सी स्क्वायर ही रह गया, तो मैंने लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब पुट कर दें वैल्यूज। तो देखें सी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू है 13, तो सी स्क्वायर बनेगा 169। ऐसे ए की वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर बनेगा 144। बी की वैल्यू है 5, तो बी स्क्वायर बनेगा 25 माइनस 2 इंटू 12 इंटू 5। जबकि cos पाई माइनस थीटा, ये मैंने प्रीवियस एमसीक्यूज में भी आपको बताया है कि cos पाई माइनस थीटा जो है ये माइनस cos थीटा के इक्वल होता है। मैथ्स वालों को पता है, और मेडिकल वाले जो है वो इसको याद कर लें, क्योंकि फिजिक्स में बार बार यूज होगा। अच्छा, अब जरा देखें, अब ये 144 प्लस 25 बनता है 169, वो यहाँ के इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी बचेगा 0। तो 0 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, माइनस cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बना, माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, जबकि ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 120 इंटू कॉस थीटा। 120 यहाँ के डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये तो सोल्व करके, अब मैंने अभी स्टार्ट में आपको कहा था कि डायरेक्ट मेथड भी मैं आपको बताऊंगा, तो डायरेक्ट मेथड बहुत आसान है देखें, लेकिन वो हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगा, वो पर्टिकुलरली इस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई होगा। देखें क्या, देखें वेक्टर सी जो है रिजल्टेंट वेक्टर है ना, और ए और बी ओरिजिनल वेक्टर्स ने, जबकि ये देखिएगा जरा, जबकि वेक्टर सी जो है ये मैं अगर ऐसे लिखूं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है पैथागोरस थ्योरम, और हमें पता है कि पैथागोरस थ्योरम होल्ड करते हैं सिर्फ राइट ट्रायंगल में। अब जरा देखते हैं कि क्या ए बी सी की ये जो गिवन वैल्यूज हैं इनके लिए ये पैथागोरस थ्योरम होल्ड कर रहे हैं। अगर पैथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाए तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, और जब ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है तो ओरिजिनल वेक्टर्स ए और बी के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा। वैल्यूज पुट करें, देखें सी की वैल्यू है 13, तो सी स्क्वायर कितना बनता है 169। ए की वैल्यू है 5, सॉरी ए की वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर बनेगा 144। बी की वैल्यू है 5, तो उसका स्क्वायर 125। तो आ रही है ना दोनों साइड इक्वल, पैथागोरस थ्योरम होल्ड कर गया। ठीक है, मतलब ये कि अगर दो वेक्टर के स्क्वायर का सम थर्ड वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल आ गया तो पैथागोरस थ्योरम होल्ड कर जाएगा, और उस सूरत में एंगल होगा 90 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है। तो ये डायरेक्ट मेथड था।
तो ये सॉल्व किए बगैर ही आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया जी। तो आते हैं अब नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ।